नेक्स्ट जो आपका लास्ट इसका है लेक्चर वो है 22 से स्टार्ट करते हैं कि सिस्टमिक एरर जो आता है स्टडी डिज़ाइन में, कंडक्ट में, एनालिसिस ऑफ स्टडी में, जिसकी वजह से क्या होता है मिसटेकन एस्टिमेट हो जाता है एक्सपोजर के इफेक्ट का ऑन द रिस्क ऑफ डिजीज़। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारी खराबियाँ आती हैं ना, ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स में, हमारी जितनी भी स्टडीज़ हैं उनके अंदर, और वो क्यों आती हैं, वो दरमियान में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से आती हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइस हो जाता है। ठीक है, बाइस का वैसे मतलब होता है कि किसी की साइड लेना। सबसे पहले वी हैव द सिलेक्शन बाइस, के जब यहाँ सैम्पलिंग बाइस भी हम इसे कह सकते हैं कि हम सिलेक्ट जब कर रहे थे ना, तो उसमें हमें क्या किया कि अपनी मर्ज़ी से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया और कुछ लोगों को अपनी मर्ज़ी से छोड़ दिया। दिस वॉज अ सिलेक्शन बाइस। सैम्पलिंग बाइस भी तकरीबन ऐसे ही होता है कि जो हमने जो है सैम्पलिंग होती है ना, उसमें ये होता है कि सैम्पलिंग पहले होती है, फिर हम सिलेक्ट वगैरह इस तरह करते हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, सैम्पलिंग बाइस में देखें कि ये फॉर एग्जांपल आपको लेना कैसे चाहिए था कि इस तरह से रैंडम लेना चाहिए था ना सैंपल को, लेकिन आपने जस्ट इन सबको ही ले लिया, तो वो कहते हैं सारे तुमने रेड और येलो ही पकड़ लिए हैं, बाकी ब्लू वगैरह तुम्हें नज़र नहीं आए, एक जैसे तुमने लोग ले लिए अपनी मर्ज़ी से। तो सैम्पलिंग या सिलेक्शन बाइस होती है ये। फिर इंफॉर्मेशन बाइस होती है। इंफॉर्मेशन होती है कि जो रिसर्चर्स हैं वो मतलब सही तरह इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की होती है उन्होंने स्टडीज़ में ना, जिसकी वजह से बाइसिंग होती है। आई फॉर इंफॉर्मेशन था, आई फॉर इंटरव्यूअर बाइस। ठीक है, कि जो इंटरव्यूअर था उसने अपनी इन्फ्लुएंस किया अपने आंसर्स को, मतलब कि इन्फ्लुएंस किया उसके आंसर्स को। फॉर एग्जांपल ये इंटरव्यू ले रहा था उससे, और उसने क्या किया कि इंटरव्यूअर ने क्या किया कि उससे जो आंसर्स पूछ रहा था क्वेश्चंस, वो लीडिंग क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए। क्या ऐसे ही हुआ था, ऐसे हुआ था, वो क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहा है कि उसको बस आंसर ही यस नो में दिए जा रहे हैं, और वो ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर बाइसिंग आती है किसी भी स्टडी में। ये भी सिलेक्शन बाइसिस की ही एक एग्जांपल है, बर्कन्स बाइस, बर्गसन्स बाइस। इसमें क्या होता है कि हम हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको ही अपनी स्टडीज़ में लेते हैं, जस्ट दूसरी पॉपुलेशन को लेते नहीं हैं। सो दिस इज़ द बर्गसन्स बाइस। फिर डिज़ाइन बाइसिंग होती है कि हमने अच्छा डिज़ाइन अपनी स्टडी के लिए चूज़ नहीं किया ना, तो उसको हम डिज़ाइनिंग बाइस कहेंगे। ये सारे डिज़ाइंस हैं, और किस स्टडी में हमें कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना चाहिए था, हर एक में डिफ़र करता है ना, तो आपने नई डिज़ाइन सही चूज़ किया हो सकता। सेल्फ सिलेक्शन बाइस, के लोग खुद अपने आप को सिलेक्ट करते हैं, सेल्फ सिलेक्शन करते हैं, तो इसमें इसकी वजह से बाइसिंग आ जाती है। ठीक है, कि कुछ लोग होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, कुछ लोगों को फ़ोर्स करके लाया जा सकता है, या कोई अपनी मतलब ऐसे आधे होते हैं 50% आने वाले होते हैं, 50% कहते हैं नहीं जाना, तो इस तरह से। तो वो जो रिफ्यूज़ करके आए होते हैं इतनी मुश्किल से, वो फिर अपने आप को उस तरह तो नहीं स्टडी में अपना हिस्सा बनाएंगे ना, तो इस वजह से। फिर होती है कि ये वाली बाइसिंग होती है जिसमें बंदे को भूल जाता है, रिकॉल बाइस या मेमोरी बाइस। ये किस में होती है, केस कंट्रोल स्टडी में मोस्टली होती है, कि जिसमें वो अपनी रिकॉल नहीं कर सकते अपने इवेंट्स को जो उन्होंने बताने होते हैं। फिर होती है सी फॉर दिस इज़ अ कन्फाउंडिंग, कि वही हो गया कि कन्फाउंडिंग फैक्टर होता है, जिसकी वजह से जो एक्सपोजर और डिजीज़ का एक एसोसिएशन होती है, वो एक किस्म की डिस्टॉर्ट हो जाती है ना, तो वो कन्फाउंडिंग मैंने आपको बताई थी क्या होती है। उसके बाद जो है इसके अलावा सी फॉर क्या होता है, मिस क्लासिफिकेशन बाइस, के क्लासीफाई हमने ग्रुप्स में उसको प्रॉपर्ली कैटेगराइज नहीं किया, जिस ग्रुप को हमने मतलब गलती से हमने किसी पार्टिसिपेंट को कंट्रोल ग्रुप में डालना था, उसको हमने केस में डाल दिया, इस तरह से करके ना, तो एरर्स मिस क्लासिफिकेशन में भी आ सकते हैं। सो हमने कौन कौन सी बाइसिंग देखी है, सिलेक्शन बाइस देखी है हमने, इंटरव्यूअर बाइस देखी है, इंफॉर्मेशन बाइस देखी है, मिस क्लासिफिकेशन कंफाउंडिंग देखी है, रिकॉल बाइसिंग देखी है, डिज़ाइन बाइसिंग देखी है, सैम्पलिंग बाइसिंग देखी है, सेल्फ सिलेक्शन बाइस देखी है, और बर्गसन्स बाइसिंग देखी है। तो सिलेक्शन की एक जैसी कर लेना, सेल्फ सिलेक्शन, बर्गसन्स और सिलेक्शन बाइस। ठीक है, आई इकट्ठा कर ले इंफॉर्मेशन और इंटरव्यूअर बाइस, सी और सी इकट्ठा कर ले कंपाउंडिंग और मिस क्लासिफिकेशन, रिकॉल तो पहले ही आपको आता है, डिज़ाइन बाइसिंग हो गई, सैम्पलिंग भी उसमें ही आ जाती है सिलेक्शन में। ठीक है, कंपाउंडिंग मैंने आपको बता दी थी कि क्या होती है ना। अब जो कंपाउंडिंग फैक्टर होता है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वो पॉजिटिव इफेक्ट भी दे सकता है, जो ट्रू एसोसिएशन होती है उससे ज़्यादा इफेक्ट दे सकता है, तो उसको पॉजिटिव कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर वो ट्रू एसोसिएशन से अंडर एस्टिमेशन करता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो नेगेटिव कंपाउंडिंग है। अब इसके हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कंपाउंडिंग को, हम रेंडमाइजेशन करें, हम रिस्ट्रिक्शन करें अपने स्टडी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये होती है कि मेल्स में और फीमेल्स में डिज़ीज़ की वेरिएशन है, कि फ़ीमेल्स में एक डिज़ीज़ ज़्यादा होती है, मेल्स में उससे कम होती है, तो हम रिस्ट्रिक्शन करें अपनी स्टडी को मेल्स तक, के वो फीमेल्स के अंदर जो डिज़ीज़ है वो
होने की वजह से हमारी जो स्टडी है उसके इफेक्ट आ रहा है, तो हम मेल्स को ही इंक्लूड करें, तो ये होता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ योर थिंग्स, ठीक है। फिर मैचिंग करते हैं, मैचिंग ऑफ कंट्रोल्स एंड केसेस। उसके लिए हम जो है डिज़ाइन के अंदर जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हमने मैचिंग करनी होती है उनकी, हमने पढ़ा था कि केसेस और कंट्रोल्स को मैच करते हैं, ठीक है। फिर एनालिसिस के वक्त हमें स्ट्रेटिफिकेशन करनी चाहिए कि हमें स्ट्रेटा में डिवाइड करना चाहिए। स्ट्रेटा क्या होते हैं मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग में। वो अगर हम करें स्ट्रेटिफिकेशन करके कि पहले उनकी एजेस में ग्रुप्स में डिवाइड करें, फिर हम उनको जेंडर की बेस पे डिवाइड करके फाइनल उनको स्टडी करें। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस के हम जितने भी उसके फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उन सबको हम स्टडी करें, ठीक है। और रेजिडुअल कंफाउंडिंग होती है कि सब कुछ हो जाने के बाद कुछ ऐसे कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं जो रह जाते हैं, उनको भी हमें कंट्रोल करना होता है। और स्टैंडर्डाइजेशन एक होती है, स्टैंडर्डाइजेशन के जिसमें हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उसको देखते हुए हम दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने डिफरेंट स्टेटास में डिवाइड किया हुआ है। कुछ नज़र नहीं आ रही लेकिन ब्राइटनेस खोलने पे नज़र आ जाता है कि ये जो है स्टेटास में डिवाइड करके ना हम मेल्स फीमेल्स और इस तरह से ओबेसिटी नहीं है, इस तरह से हम पढ़ते हैं। रेजिडुअल कंफाउंडिंग ये होती है, इसको रीड कर लीजिएगा, बस आपको नाम आने चाहिए। फिर प्लेसिबो क्या होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ पेशेंट्स को ना प्लेसिबो देते हैं जिसके अंदर इनर्ट सब्सटेंस होता है, जिसमें कुछ होता नहीं है, मतलब जो दवाई होती है उसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उनको लग रहा होता है कि हमें ये दवाई दी जा रही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो प्लेसिबो है, मतलब प्लेसिबो होती दवाई नहीं है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा फार्मा में। लेकिन यह है कि उसकी वो एक फ़ॉल्स दवाई होती है, नकली फ़ेक दवाई होती है, जिसको हम कहते हैं फ़ेक दवाई होती है। वो लोगों को देते हैं, जिन लोगों को उससे अच्छे इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स आना शुरू हो जाते हैं, वो प्लेसिडो होता है, ठीक है। कि इनर्ट मेडिसिन थी, पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू हो गया, लोगों का बिलीफ बढ़ गया कि ये तो बड़ी अच्छी दवाई है, तो वो होता है प्लेसिबो। लेकिन नोसिबो क्या होता है कि जिसमें जो है नोसिबो इफेक्ट्स आते हैं कि नेगेटिव आउटकम्स आना शुरू हो जाते हैं लोगों को, तो उनका उस दवाई से बिलीफ ही हट जाता है, इसको हम कहते हैं नोसिबो। ये नोसिबो और प्लेसिबो जो होते हैं ये हम स्टडीज़ में यूज़ करते हैं इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, ठीक है। 2x2 टेबल मैंने आपको स्टार्ट में साथ ही बता दिया था। उसके बाद सर्विलेंस क्या होती है, इसकी आपको सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए कि सर्विलेंस क्या होती है। ऑन गोइंग जो चलती रहती है, सबसे पहले तो चलती रहती है, ये रुकती नहीं है, इसकी एक पूरी साइकिल होती है जो चलती रहती है, सर्विलेंस साइकिल। सिस्टेमिक कलेक्शन होती है, सिस्टेमिकली हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके उसमें से जो है वो उसकी एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं हेल्थ डेटा की, ठीक है। जो हम क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं, ताकि हम प्लान करें, ठीक है, इम्प्लीमेंट करें। मैं इधर लिख लेती हूँ ऐसे, प्लान करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, और इवेलुएट करने के लिए। किसको, कि जो हमारी हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। क्लोजली इंटीग्रेटेड टाइमली डिसमिनेशन ऑफ दिस डाटा टू दोज हु नीड टू नो, और फिर जल्दी जल्दी उनको इंटीग्रेट करके उन लोगों तक पहुंचाना, पूरी दुनिया में पहुंचाना कि जिनको चाहिए, जिनको उसको जानना है, ठीक है। तो ये जो वर्ड होता है ना, ये सर मीन्स फ्रॉम अबव, वेलियर मीन्स के वॉच करना है, लोगों को वॉच करते रहना है। सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, ट्रांसमिशन, एनालिसिस एंड फीडबैक ऑफ पब्लिक हेल्थ डाटा फॉर द डिसीजन मेकिंग। सर्विलेंस साइकिल होती है, ये चलती रहती है ना, कॉन्टीन्यूसली, रुकती नहीं है ये, तो इसलिए कहते हैं ऑन गोइंग। क्या करते हैं, सिस्टेमिकली कलेक्शन करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी हेल्थ डाटा की, ठीक है। और फिर क्या करते हैं उसकी, ताकि प्लान किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, एवेलुएट किया जाए हेल्थ सर्विसेज को, ठीक है। और फिर उनको टाइमली क्या किया जाए, डिसमिनेट कर दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये डिज़ीज़ है, ऐसे हो रहा है, कम्युनिटी में ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, आपने कैसे मेजर्स लेने हैं, ठीक है। तो दोज़ हु नीड टू नाउ, फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, फिर उसकी सिस्टमिकली वैल्यूएशन चलती रहती है, और ये पूरी साइकिल चलती रहती है कि ऑन गोइंग सिस्टमिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ डाटा टू इम्प्लीमेंट, टू प्लान, इवेलुएट द हेल्थ सर्विसेज, और फिर क्लोजली इंटीग्रेट किया जाए, टाइमली जो है डिसमिनेशन की जाए डाटा की उन लोगों को जो जानना चाहते हैं, ठीक है, टू दोज हु नीड टू नो। अब ये इसकी ना 3 टाइप्स होती हैं, एक्टिव होती है सर्विलेंस, पैसिव होती है। एक्टिव होती है कि जो रिसर्चर होता है ना, जो सर्विलेंस कर रहा होता है, वो खुद जाता है, वर्कर जो होता है खुद कम्युनिटी के पास जाता है, एक्टिवली जाता है और कलेक्ट करता है डाटा को, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल वो फीवर केसेस को जाके डिटेक्ट करेगा, ब्लड स्लाइड्स को कलेक्ट करेगा, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स जो हैं उनमें ये खुद जाके कम्युनिटी के पास जाएगा और कलेक्ट करेगा, उसको कहेंगे एक्टिव सर्विलेंस, ठीक है। पैसिव सर्विलेंस क्या होगी कि डाटा खुद, लोग आते हैं हॉस्पिटल में बीमार होके और आके डॉक्टर के सामने बैठ जाते हैं और डाटा वहाँ से खुद ही हमें मिल जाता है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं मिलती। तो डाटा इज़ इट्सेल्फ रिपोर्टेड टू हेल्थ सिस्टम, इसको कहेंगे पैसिव सर्विलेंस।
ठीक है। एक्टिव में हम खुद काम करेंगे, पैसिव में हमारे पास लोग आके काम आएंगे। फिर आपका जो यूक्यू आया हुआ है वो आया हुआ है व्हाट इज़ सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस में ना पूरा एक ना कम्युनिटी, मतलब पूरा एक सिस्टम बना होता है। ठीक है। एक्टिव में तो जस्ट वर्कर था ना एक, और मतलब हेल्थ वर्कर था एक। सेंटिनल में क्या होता है, एक पूरे जो एक मैं बता सकती हूँ कि पूरा एक जो है ना वो बना होता है, सिस्टम बना होता है। सेंटिनल सिस्टम वेल डिज़ाइंड बना होता है। ठीक है। जो ट्रेंड्स जो होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करता है कि ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, इस डिज़ीज़ का ये ट्रेंड है, ये आउटब्रेक आई हुई है, उसको आइडेंटिफाई करना है। किसी भी कम्युनिटी में कोई डिज़ीज़ आ गई है, उसके बर्डन को मॉनिटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू आ जाता है, तो उसके बर्डन ऑफ डिज़ीज़ कम्युनिटी में क्या चल रही है, कहीं आउटब्रेक आ जाती है, उसको आइडेंटिफाई करना। ट्रेंड्स जो हैं जो भी चल रहे हैं डिज़ीज़ के, उनको देखना। एक पूरा एक वेल डिज़ाइन सेंटिनल सिस्टम होता है, वो इसको कलेक्ट करता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता है कि डिज़ीज़ ट्रेंड्स होते हैं रादर दैन इंडिविजुअल केसेस। एक्टिव सर्वेलेंस में क्या था कि इंडिविजुअल केसेस को देखा जाता था। यहाँ पे क्या है, एक पूरा नेटवर्क है किस किस का, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, हॉस्पिटल्स का, जो क्या करते हैं रेगुलरली रिपोर्ट करते जाते हैं कि ये डिज़ीज़ है, रेगुलरली रिपोर्ट करते जाएंगे हेल्थ इवेंट को, डिजीज़ को। ठीक है। जो स्पेसिफिक पॉपुलेशंस को स्पेसिफिक एरिया में जो है ना हो रही हैं, तो जो क्या करेंगे कि रेगुलरली रिपोर्ट करेंगे। तो इसको कहते हैं कि सेंटिनल सर्वेलेंस। तो इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड एक पूरा सिस्टम बना होता है लैब फैसिलिटीज़ का, स्टाफ का, जो हर वक्त नोटिफाई करते रहते हैं डिजीज़ के बारे में। ठीक है। दिस इज़ द सेंटिनल सर्वेलेंस। 3 तरह की सर्वेलेंस चलती हैं। पैसिव में लोग खुद आपके पास आएंगे मलेरिया के केसेस अगर हो रहे हैं। एक्टिव में क्या होगा, आप उनके पास जाएंगे और एक्टिव केस की डिटेक्शन करेंगे। और सेंटिनल में पूरा एक सिस्टम चलता है जो मलेरिया की डायग्नोसिस में टेक पार्ट करता है, उसके बर्डन को, उसके ट्रेंड्स को, उसके आउटब्रेक्स को। और स्टाफ एक होता है, लैब फैसिलिटीज़ सारी मिल के जो है ना उनको डिजीज़ ट्रेंड्स को जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है। तो रूटीन इसको सर्वेलेंस कहते हैं कि जिसमें स्पेसिफाइड कोई भी हेल्थ इवेंट होता है, वो एक सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन जो रिस्क पे है ना वहाँ पे जो है उसके ऊपर होता है। ठीक है। और सैम्पल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है टोटल पॉपुलेशन का। जो रिस्क पे पॉपुलेशन होती है ना उसके ऊपर सर्वेलेंस रखी हो जाती है, कंटिन्यूस उसके ऊपर जो है ना सर्वेलेंस रखी जाती है, उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। उसके बाद हम लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ओपन एंडेड में हम उनसे खुला पूछते हैं कि बस तुम लोग बोलते जाओ जितना पता है। और क्लोज एंडेड में हम येस और नो में आंसर मांगते हैं कि डू यू थिंक यू वी शुड हायर यू, तो वो येस या नो में आंसर देगा। वाई शुड वी हायर यू, तो फिर एक लंबी तफसील देगा। ठीक है। तो ओपन एंडेड वाई, हाउ, व्हाट, हु। ठीक है। ये ओपन एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड होते हैं जिसमें ए या बी में आंसर दे सकता है, या येस या नो में आंसर दे सकता है। फिर होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, के जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं ना वो लोगों के अंदर रह के कर रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगी। और जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो लोगों के बाहर रह के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है कि मेथड होता है जिसमें रिसर्चर स्टडी करता है ग्रुप को, नॉट ओनली बाय ऑब्जर्विंग, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके। ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये बंदा है, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो बंदा है ये उन लोगों के साथ रह के उनको ऑब्जर्व कर रहा है कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर होती है वर्बल ऑटोप्सी के, ये फॉर एग्जांपल ये बंदा है, इसके फॉर एग्जांपल कोई भी फैमिली में मर गया है, तो अब हमने क्या करना है कि इन लोगों से जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो जो उसके लोग मरे होंगे ना उसके बारे में, कि उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी, वो क्यों मरे, कैसे मरे, और सारे जो एक प्रोसीजर था जिनसे वो गुजरे थे, तो उसके बारे में जो हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना डेड लोगों की, उसको हम करते हैं वर्बल ऑटोप्सी। कि हम ऑटोप्सी असल में नहीं कर रहे, लेकिन उनसे पूछ पूछ के हमें सारा कुछ आइडिया होता जा रहा है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, एनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं बिलीव टू आइडेंटिफाई डिजीज्ड पेशेंट्स पर्सनस विद सर्टेनिटी। कि ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो एक डिजीज पर्सनस को उनकी जो डिज़ीज़ है ना उसको सर्टेनिटी के साथ 100% डायग्नोज कर सके कि ये उसी की वजह से है। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल बायोप्सी हम करवाते हैं प्रोस्टेट की, और आजकल जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इसका कोविड का, वो क्या है, पीसीआर है। कि वो सर्टेनिटी के साथ हमें बताता है कि ये कोविड ही है और कोई चीज़ नहीं है, उसके डीएनए को डिटेक्ट करता है और हमें बता देता है। तो वो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ आती है कि सर्वे होता है जिसमें हम लोगों से सर्वे लेते हैं, लोगों की जो होती हैं ओपिनियंस उनको लेते हैं, उनकी फ़ीडबैक लेते होते हैं। वो हम जीमेल के थ्रू ले सकते हैं, मतलब मेल्स के थ्रू, या ग्रुप्स की फॉर्म में ले सकते हैं, टेलीफोन इंटरव्यू ले सकते हैं, या फ़ेस टू फेस इंटरव्यू ले सकते हैं। तो सर्वे क्या होता है कि इसमें हम लोगों की जो है लोगों का एक लेते हैं ओपिनियन क्या है ना किसी चीज़ के बारे में, उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ के। तो एक सिलेक्टेड पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनको हम लेते हैं,
और फिर उनसे क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं। तो ये होती है कि सर्वे इज़ डिफाइंड एज इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओपिनियंस बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ यूजली डन बाय आस्किंग दैन क्वेश्चंस। तो इसको हम कहते हैं सर्वे। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एपिडेमियोलॉजी।